फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं 2023 या फिर 2024, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। 2024 के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्री से लेके मेंस तक कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अब GS1 का जो हमारा पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री वगैरह है, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे एक मॉडल आंसर रहेगा। दैट मीन्स कि इससे बेहतर भी हो सकता है और बेहतर भी बनाया जा सकता है। सारी चीज़ संभावनाएं देखिए होती हैं, बट एक मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको लिखना है, ये सारी बातें बताई जाएंगी। दूसरी बात, हिंदी में पूरा सेशन रहने वाला है। सो इस बात की कंप्लेंट आप लोग प्लीज़ मत करिएगा कि इंग्लिश में भी करवाइए, आपने इंग्लिश में नहीं करवाया। जहाँ तक होगी कोशिश करेंगे कि उसमें हम इंग्लिश को भी इंक्लूड करें समझाते हुए, ठीक है। अदरवाइज़ ये पूरा सेशन हिंदी में रहने वाला है। सो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS 2024 की तैयारी कर रहे हो, प्री से लेकर मेंस तक कंप्लीट करना चाहते हो अभी से ही, तो आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस को हम 120 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है पहले इनको देखेंगे किस तरीके से करा जा सकता है, फिर उसमें और क्या संभावनाएं हैं अगर वर्ड्स हमें ज़्यादा लिखने हैं तो, मतलब ज़्यादा वर्डिंग्स में लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तब उसको आप किस तरीके से एलेबोरेट करेंगे। तो एक तो बात हो गई ये वाली। इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अभी आप देखोगे चैनल पर पॉलिटी के लेक्चर्स चल रहे हैं। पॉलिटी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करी है, सब कुछ एकदम समराइज्ड यूपी PCS की तर्ज पर ही सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करवाई जा रही हैं, ठीक है। सो अब जैसा हमारा पहला चैप्टर था पॉलिटी का, जिसमें हमने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की, संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ। अब इसके ऊपर ही मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, ये जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस होंगे उनमें आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग ज्वाइन कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो आपको ये सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि प्री के साथ में आप मेंस की तैयारी अगर अभी से ही करोगे तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट करते क्या है कि एंड मोमेंट में जब प्री खत्म होता है तब वो सोचते हैं मेंस के लिए, और अगर प्री नहीं होता तब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है कि मौर्यकालीन कला और स्थापत्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनका वर्णन आपको करना है। 125 वर्ड्स में इसको एलेबोरेट करना है पूरा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, किसी क्वेश्चन को जो हम लिखने जाएंगे सबसे पहले उसमें इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मेन बॉडी पर यानी कि मुख्य विषय वस्तु पर, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे यानी कि निष्कर्ष वाला काम जो होगा वो करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको हर क्वेश्चन में याद रखनी कि इनके हिसाब से ही हमें क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई इसमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन अगर आपको क्लियर रहेगा तब आप सारी बातें लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पर मौर्यकालीन कला और स्थापत्य की बात लिखें, लेकिन अगर आपको सपोज आपने कभी लिखा नहीं है आंसर, तब आप क्या सोचेंगे कि अरे यार मौर्यकाल के बारे में पूछा तो मौर्यकाल के बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे, जबकि वो नहीं पूछा गया है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि मौर्यकाल की जो कला और स्थापत्य थी उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये जो मेन पॉइंट है विशेषता वाला वो आपको लिखना है। दूसरी बात, यूपी स्पेसिफिक अगर कोई डेटा हो सकता है तो उसको ज़रूर इंक्लूड करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मॉडल आंसर किस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले हम इंट्रो करेंगे। तो इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं कि मौर्य शासक जो थे वो कला और स्थापत्य कला के महान संरक्षक थे, ठीक है। और इस काल की इमारतें और जो स्तंभ थे उनको कला और स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा इंट्रो वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि मौर्य काल की जो वास्तुकला थी या फिर जो स्थापत्य कला थी उसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अब किस तरीके से 2 भागों में उसको डिवाइड किया जा सकता है, एक तो वो हो गया जो कि आपकी दरबारी कला थी यानी कि जो आपका दरबारी पहल थी। दूसरा हो गया आपका लोकप्रिय कला यानी कि जो व्यक्तिगत रूप से जब कला को समर्थन दिया गया, व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को बनवाया गया, तो वो 2 चीज़ें हो गई। जब हम दरबारी कला की बात करें तो दरबारी कला में आते हैं महल, दरबार के द्वारा दिए गए जितने भी आदेश होंगे जिसको अभिलेखों की फॉर्म में स्तंभों पर लिखा गया है, ठीक है। तो स्तंभ आ गए, इनको बनवाया गया। इसके अलावा स्तूप का निर्माण करवाया गया। तो ये 3 चीज़ें आ जाएंगी आपकी किसमें, दरबारी कला में। सिमिलरली जब हम बात करेंगे किसकी, लोकप्रिय कला है फिर व्यक्तिगत पहल की, तो व्यक्तिगत पहल में क्या हो जाएगा आपका, गुफाएं हो गई, मृदभांड हो गए और मूर्तियाँ हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कि स्तूप निर्माण की जो परंपरा थी वो पुरानी थी, लेकिन अगर मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में इसका और ज़्यादा विकास हुआ। जो वर्तमान स्वरूप आज हम देखते हैं तो ये आपका मौर्य काल में जो इसका डेवलपमेंट हुआ था स्तूप कला का या फिर स्तूप निर्माण का, तो उसी की बदौलत हम आज की जो उस टाइम की जो आर्किटेक्चर था, जो
स्थापत्य था उसको आज हम देखते हैं, स्तूपों को। ठीक है, मौर्यकालीन स्तंभ पर पत्थर से बनी जानवरों की मूर्तियां पाई गई हैं। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। अब इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, जैसे कि दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई यक्षिणी की प्रतिमा, ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि जहाँ कहीं पॉसिबल हो उतना आप वहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में चीज़ों को समराइज़ कर दिए। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कला और स्थापत्य कला की जो मुख्य विशेषताएं थी। अब कौन कौन सी विशेषताएं थी? एक था कि पॉलिश किए गए पत्थर और आकृतियाँ थी। ठीक है, इसके अलावा पत्थर से बनी मूर्तियाँ, इसकी एक विशेषता थी। इसके अलावा लकड़ी प्रमुख निर्माण सामग्री थी। अगर हम कुम्भलहार में जो अवशेष मिले थे अशोक के महल के, उसकी बात करें, फिर पाटलिपुत्र की बात करें, तो वहाँ पर लकड़ी से बनी बहुत सारी इमारतें पाई गईं। तो ये एक इसकी विशेषता हो जाती है। इसी तरीके से अशोक के स्तंभ जो कि चुनार के बलुआ पत्थर से बने थे, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा नदन आपका ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, यानी कि उत्तरी काले पॉलिश वाले जो बर्तन थे वो यहाँ पर पाए गए, ये विशेषता थी। इसके अलावा फारसी प्रभाव भी इस पर देखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के महल में। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं जिनको आप एक यहाँ पर इमेज की फॉर्म में या फिर एक पिक्टोरियल ग्राफ के टाइप में आप यहाँ पर बना के समराइज कर सकते हैं। अब जब हमने सारी बातें बता दी, तब बात आती है कि भाई इसको अब कंक्लूड कर दिया जाए। तो मौर्यकालीन कला निस्संदेह भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर थी। मौर्य काल के अंतर्गत काष्ठ के स्थान पर पाषाणों का प्रयोग ने जो था इस कला को स्थायी रूप प्रदान किया। पत्थरों का यहाँ पर काम अब बढ़ने लगा था। बौद्ध धर्म के विस्तार से भी मौर्यकालीन जो कला था उसका प्रमुख योगदान रहा, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो था वो और ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ। किंतु फिर भी मौर्यकालीन कला जनसाधारण पर कोई विशेष प्रभाव न छोड़ सकी, क्योंकि यह जनसाधारण की कला ना होकर मुख्यतः राजकीय कला थी। सारी चीज़ें मतलब सरकार जो उस समय थी या फिर जो राजा था उसके द्वारा ही, उसके दरबार के द्वारा ही बनवाई जाती थी, और जिसको सम्राट अशोक का संरक्षण प्राप्त था। तो इस तरीके से हम एक यहाँ पर मॉडल आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, सो बस यहीं तक है। आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हर हफ्ते यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक दो क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप करने की या फिर टॉपिक्स को कवर अप करने की, कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको लिखना है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, और चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो। ये तो बात हो गई मेंस की जो हम कवर अप कर रहे हैं। इसी तरीके से प्री के लिए पॉलिटी वाला सीरीज़ इस समय चल रहा है, उसको ज़रूर देखिए, और जल्द ही ज्योग्राफी को पैरेलली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।